पॉलिटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे, हिंदी में जिसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हेलो एंड वेलकम टू डी कोड जीके एवरीवन। इन दिस वीडियो वी गोना डेल्व इनटू डीपीएसपीज। सबसे पहले बात करें डीपीएसपीज होती क्या। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान का एक मूल हिस्सा है। अब मूल हिस्सा है तो क्या कह रहा है ये संविधान के वालों, संविधान में किस तरह से ये काम करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य है दोस्तों कि आपके देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका मेन जो मोटिव है वो भारत को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में या वेलफेयर स्टेट की डायरेक्शन में आगे बढ़ाना जो है वो डीपीएसपी इसका मेन काम है। ये काम करता किस तरह से, आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा। ये सिद्धांत ना आपकी स्टेट जो है, आपके राज्य को क्या करता है, नैतिक दिशा सूचक है बेसिकली ना, मॉरल कंपास है। अपनी अपनी जो स्टेट है उसको गाइड करता है, उसका मार्गदर्शन करता है कि कल को आप पॉलिसीज़ लाओगे, ठीक है, वो पॉलिसीज़ कैसी होंगी, वो पॉलिसीज़ आपकी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। क्लियर हुआ। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को और प्रबल रूप से वो पॉलिसीज़ आपकी रखी जाएं। ये आपके पास जो ये कहानी बता रहा है, ये कहानी किस्सा जो पूरे बता रहा है संविधान में, उसे कहते हैं आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर ये डायरेक्शन दे रहा है दोस्तों, तो आपके दिमाग में अगला प्रश्न आना चाहिए कि भारत का वो संविधान का, बेसिकली हमारा देश चलता है संविधान से, और संविधान का वो कौन सा पार्ट है, ये कौन सा हिस्सा है जिसमें कि डीपीएसपीज मेंशन्ड है। क्लियर हुआ, जिसमें कि डीपीएसपी का जिक्र है। अगर संविधान की बात करें तो आप सभी को पता है संविधान में क्या चैप्टर्स हैं, कुछ भागों में डिवाइड किया संविधान को, और कुछ अनुच्छेद जो है वो संविधान में लिखे गए हैं। अगर बात करें डीपीएसपीज की दोस्तों, तो ये भाग 4 से लेकर के स्टार्ट होता है, ठीक है। भाग 4 जो है डेडिकेट किसको है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डेडिकेट है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51, 36 से 51 के बीच में जितने भी अनुच्छेद आएंगे, चाहे वो 37 हो, 38 हो, 39 हो, 40 हो, उसमें जो है वो डीपीएसपीज के बारे में बताया गया है। अब एक एक करके हम डीपीएसपी को जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने पाया यार कि डीपीएसपी जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में भाग 4 पे इसका मेंशन है। अगर मैं आयरलैंड की बात करूं, अब देखो यहाँ पे लिखा गया डीपीएसपी, तो हमारा संविधान जो है वो मूल रूप से बहुत सी कंट्री से इंस्पायर्ड हुआ है। क्लियर हो, मैं इंस्पायर बोलूँगा, बोरो नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमने उनसे सीखा और उसको अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग उसको ढाल के यूज़ कर लिया अपनी अपनी संविधान में, अपने देश में। अगर डीपीएसपीज की बात करें तो इसका स्रोत जो है, इसका सोर्स रहा है कहाँ से, इसकी अवधारणा कहाँ से ली है, भारत ने इसकी अवधारणा जो ली है, इसका जो सोर्स था वो आयरलैंड है। तो मतलब आयरलैंड ये रहा दोस्तों, तो आयरलैंड से ये बेसिकली भारत ने इंस्पायर्ड वर्जन है आयरलैंड से डीपीएसपीज का, भारत ने वहाँ से इसको अडॉप्ट किया करके। अगर बात करें तो सबसे पहले आता है आपके पास आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में लिखा गया कि डायरेक्टिव तुम दे रहे हो, तुम किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, तुमको बताना पड़ेगा ना तो डायरेक्शन है किन किन लोगों के लिए, ठीक है। अगर तुम किसी को निर्देश दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो निर्देश या तुम किसी को डायरेक्शन दे रहे हो तो डायरेक्शन देने के लिए कोई होना चाहिए जिसको बताओगे कि अच्छा तुम इस डायरेक्शन में चले जाओ। तो भारत में ये जो डायरेक्शन दी जाती है राज्य को दी जाती है, स्टेट को दी जाती है। अब स्टेट बोले तो क्या, स्टेट बोले थे क्या महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, ऐसी स्टेट नहीं दोस्तों। स्टेट जो है वो भी है जो मैंने अभी तुमको बताई, साथ में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी स्टेट की ही परिभाषा में आती है, और जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत हैं, ठीक है, वो भी स्टेट की परिभाषा में ही आएंगी। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी स्टेट की परिभाषा में आती हैं। तो स्टेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि स्टेट का ब्रॉड मीनिंग है ना, राज्य की परिभाषा थोड़ी विस्तृत है इस केस में। फिर हुआ सेंटर की जो विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, वो भी इसमें आएगी। स्टेट की कार्यपालिका, स्टेट की एग्जीक्यूटिव, स्टेट का लेजिस्लेचर भी इसमें आएगा, ठीक है। आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती हैं वो भी आएंगा, जिसमें पंचायत हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ये सारे जो है वो स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो इसमें ये बताया गया कि स्टेट को ये बताया गया कि भाई साहब जब भी कोई कानून लाओगे ना तो इन बातों को ध्यान में रखना जो डायरेक्शन हम तुमको दे रहे हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगली बात करें इसकी प्रकृति की। यह अनुच्छेद आपका पास, अनुच्छेद जो अगले पास 36 पढ़ लिया, स्टेट की डेफिनेशन। 37 में लिखा गया है कि के अनुसार ये सिद्धांत कैसे हैं, गैर न्यायोचित हैं या फिर नॉन जस्टिसेबल है। अब जस्टिसेबल या नॉन जस्टिसेबल का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि मान लो अगर आपके पास कोई चीज़ जस्टिसेबल है, उसका हनन हुआ या आपको उस चीज़ से विमुक्त रखा गया, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली आपके पास अधिकार है कि आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाओगे।
क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके पास मौलिक अधिकार जो थे, फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते थे? आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट तक जा सकते हो। कारण ये है दोस्तों, क्योंकि ये कैसे हैं, ये न्याय संगत है, ये जस्टिसेबल है। लेकिन जब बात आती है आपके पास डीपीएसपीस की, तो ये मेंशन्ड है, वहाँ पे लिखा गया आर्टिकल 37 में कि अगर तुम्हारे पास तुमको लगे कि डीपीएसपी तो लिखे गए हैं, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो आपके पास कानून, मतलब इसको आप न्यायालय से जाकर के इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 37 सेइंग दैट फंडामेंटल राइट्स, नो सॉरी, डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल वाइल फंडामेंटल आर जस्टिसेबल। हमने उसको देख लिया भाई, आर्टिकल 32 के तहत तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चल जा सकते थे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब फंडामेंटल इनकी बेसिकली डीपीएसपीज की। डीपीएसपी आके आर्टिकल 37 से स्टार्ट होते हैं, 38 आता है, 39 आता है, 40, 41, 42, 40, फिर इनमें से ए बी सी भी है बीच में। क्लियर हुआ? और ये चला जाता है 51 तक। अब आपने जब इन डीपीएसपीज को ध्यान से देखा तो आपने ना, जब भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, उनको ना विभाजित कर देते हैं कि अच्छा ये ना आपके पास ये है, ए बी स्टेट है, ये सी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आपके पास जो है वो कैसे बात करें, इसी केस में देख लो तुम। सबसे पहले देखो, संविधान में तो कोई वर्गीकरण नहीं है पहली बात, लेकिन हमने अपनी समझ के लिए आर्टिकल 37 से लेकर 51 के बीच में जितने भी डीपीएसपीज आए उनको इन 3 श्रेणियों में बांट दिया। सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे डीपीएसपीज हैं जो बात करते हैं सामाजिक सिद्धांतों की, तो उनको बोला ये कैसे हैं, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आ गए। कुछ हैं जो बात करते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत की, जैसे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स बोलते हैं जिनको। क्लियर हुआ? और कुछ होते हैं जो गांधी जी के विचारों के आधार पे जो है वो ऐसे लगता है कि गांधी जी बात कर रहे हैं, ठीक है, इन डीपीएसपीज के पीछे, तो उनको कहा जाता है गांधीवादी सिद्धांत का प्रिंसिपल। उदाहरण के तौर पे गांधी जी चाहते थे कि इंडिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसको पंचायत कहते हैं, पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी के फेवर में थे। तो जो आर्टिकल 14 है दोस्तों, वो आपके पास इस श्रेणी में आता है। क्लियर हुआ? एक आपके पास आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जैसे कि आपके पास आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि एक समान पूरे देश में जो सिविल है, ठीक है, वो कानून एक समान होने चाहिए, चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसके जो सिविल्स राइट है ना वो सेम होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा कैसा लग रहा है तुमको, इंटेलेक्चुअल सी बात लग रही है ना, थोड़ी बौद्धिक क्षमता के सिद्धांत की लग रहा है, तो इसको तुमने यहाँ रख दिया, आर्टिकल 14 को यहाँ रख दिया। ठीक है, उसके साथ अगर तुम सोशलिस्ट की बात करो कि जैसे कि आपने एक ना एक कैसी सोसाइटी का निर्माण करना है, ऐसी सोसाइटी जिसमें कि कैसी सोसाइटी हो, वेलफेयर स्टेट हो, जो तो वेलफेयर मतलब सबका एक समान, जिसमें देखा जाए जो गरीब है उसको तुम ऊपर लेकर के आओगे ना, जो महिलाएं दबे पिछड़े जो हमारे से वर्ग है उनका थोड़ा उत्थान करना, तो आप यहाँ पे डालोगे। जैसे आर्टिकल 37 में वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 37 इस श्रेणी में आएगा। तो होपफुली तुमको ये पता लग गया होगा कि हमने जो है वो वर्गीकरण किन आधारों पर किया है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहले स्तंभ की, जिसको कह रहा हूँ मैं कि समाजवादी सिद्धांत या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 38 दोस्तों बात कर रहा है आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानता को कम करना है। जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं, क्लियर हुआ, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ में है, चाहे इनकम में है, ठीक है, उनको तुमने क्या करना, उनको यार तुम थोड़ा कम करो। ठीक है, तो कैसा सिद्धांत हुआ, समाज को एक करने का सिद्धांत हुआ, तो ये समाजवादी सिद्धांत हुआ। कौन से अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 बोलता है दोस्तों, आर्टिकल बेसिकली 39 ये बोल रहा है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फ्री लीगल एड देनी है, किनको, उन व्यक्तियों को, उन लोगों को जो गरीब तबके के हैं, जो कानूनी सहायता खुद अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन लोगों को बेसिकली देनी पड़ेगी आपको, है ना, कानूनी सहायता तो देनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, उनको मुफ्त कानूनी सहायता देनी पड़ोगे। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल वर्जन, अप्लाइड वर्जन भी साथ साथ देखना है इसका, है ना। तो आपने देखा होगा कि नालसा, ठीक है, नालसा इसका अप्लाइड वर्जन है, जिसमें कि नेशनली तुमको क्या दिया जाता है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाती है अंडर नालसा। क्लियर हुआ? जो अब आर्टिकल 41 में, अब देखो इसमें बीच में ना 40 नहीं है, तो 40 आपको पता है कहाँ जाएगा, वो जाएगा गांधीयन प्रिंसिपल में। ठीक है, तो वो उसको गांधीयन प्रिंसिपल में देखेंगे। आर्टिकल 41 बोलता है दोस्तों कि काम करने का, शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार होना चाहिए। क्लियर हुआ? आर्टिकल 42 बोलता है कि काम में न्याय संगत काम मिलना चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं है कि तुमको काम दिया जा रहा है लेकिन काम तुमको मतलब 18-18 घंटे फैक्ट्रीज में काम करवा रहे हैं, तो मानवीय दशाओं के विरुद्ध काम है वो। ठीक है, तो आपको उन कामों को नहीं देना, इसलिए आप क्या करोगे, आप लेबर्स लॉ बनाओगे। ठीक है, इसका अप्लाइड वर्जन क्या होगा, आप लेबर लॉ सेट करोगे कि अगर एक इंसान जो है वो इतने घंटे उसके वर्किंग आवर्स हैं, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा काम करवाना भाई तो उसको एक्स्ट्रा पैसा दो। ठीक है, और वो उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, उसकी मर्जी के खिलाफ तुम उससे एक्स्ट्रा काम नहीं करवा सकते हो। तो ये देखो लेबर लॉ किसका क्या, अप्लाइड वर्जन है।
साथ में अप्लाइड वर्जन भी देखते रहना, क्योंकि देखो बेसिकली है तो डायरेक्शन ही, और अगर डायरेक्शन का सरकार पालन करेगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून वहाँ पे होगा ही होगा। क्लियर हुआ। अगर करें बात नेक्स्ट इसमें लिखा गया मातृत्व मैटरनिटी लीव्स के बारे में। आप सभी को पता है कि महिलाओं को जब महिलाएं पेड बेसिकली मैटरनिटी लीव दी जाती है महिलाओं को। क्लियर हुआ कि अगर वो बेसिकली प्रेग्नेंट है और काम भी कर रही है महिला, तो ऐसा तो है नहीं जब वो लास्ट अपने प्रेगनेंसी में होगी, ठीक है, या फिर डिलीवरी के बाद का कुछ समय होगा जब बच्चे को माँ की बहुत ज़रूरत रहेगी, उस समय तुम काम करवा रहे हो महिला से, और अगर वो छुट्टी मांग रहे हो, छुट्टी नहीं दे रहे हो, साथ में जब छुट्टी दे भी रहे हो तो आप बोल रहे हो कि हम आपके पैसे काटेंगे, तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो आपने उनका भी ख्याल रखना है। तो उसके लिए महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव्स होती हैं, है ना, कुछ टाइम के लिए मैटरनिटी लीव दी जाती हैं फॉर वुमेन्स। अच्छा जी, आर्टिकल 200 इसके बाद आता है 43। इसमें लिखा गया सभी श्रमिकों को निर्वाह मंजूरी। अब देखो यार, तुमने काम भी दे दिया लोगों को, अब पता लग रहा है कि तुमने काम तो दे दिया लेकिन लोगों को तुम दिहाड़ी दे रहे हो भाई 100 रुपये या फिर मुश्किल से 200 रुपये, और आपके आजकल के टाइम में 100 या 200 रुपये तो बहुत ज़्यादा कम है। क्लियर हुआ। 1 किलो चावल या 2 किलो चावल लेंगे तभी ख़त्म हो जाएगा वो। तो इससे अच्छा है कि आप उनको क्या करो, उनको ना आप एक निर्वाह योग्य मजदूरी दो, कि एटलीस्ट एक लिमिट, एक इतनी मजदूरी दो कि वो अपना जो जीवन है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसको थोड़ा सुनिश्चित कर सके। हालांकि इंप्लीमेंट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी तुमने देखा होगा कि लोग जो हैं इसमें क्या करते हैं, ठीक है, मतलब बड़ी रही है दिहाड़ी, है ना, लोगों की जो काम करते हैं बेसिकली। तो लिविंग वेजेस थोड़े मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजिंग लिविंग वेजेस दोनों को देने हैं, ताकि उनकी जीवन जो है वो सुनिश्चित हो सके, है ना, कॉस्ट ऑफ जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक बढ़िया रहे बेसिकली। क्लियर हुआ। अब आपने इन सब को यहाँ से यहाँ तक जितने भी मैंने तुमको आर्टिकल्स बताए हैं, बेसिकली ये सारे जो डीपीएसपी हैं, ये सारे जो आपके पास नीति निर्देश के तत्व है, ये कहीं ना कहीं थीम क्या है इनकी, काम किस पे कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं समाज की, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करो। देखो, सामाजिक और आर्थिक न्याय, लिविंग वेजेस आर्थिक न्याय, मानवीय दशाओं का सुधार सामाजिक न्याय, ठीक है, महिलाओं को मैटरनिटी लीव फिर सामाजिक न्याय, शिक्षा दोगे भाई, सार्वजनिक सहायता दोगे तो फिर सामाजिक न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता, तो यहाँ पे तुम आर्थिक के साथ लोगों की सामाजिक स्थिति को भी सुधार रहे हो। क्लियर हुआ। आर्टिकल 38 भी सामाजिक में आएगा। दोस्तों ये सारे सामाजिक सिद्धांत हैं, आपने एक एक करके इनको याद करने की कोशिश करनी है। अब आते हैं दूसरा पिलर जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स, जिनको गांधीयन प्रिंसिपल कहते हैं, गांधीवादी सिद्धांत। अगर बात करें आर्टिकल 14 की, अनुच्छेद 40 की, तो गांधी जी, देखो तुम बहुत पहले से देखोगे, गांधी जी जो थे वो ग्राम पंचायतों के गठन के पक्ष में थे। अगर बात करें गांधीयन सिद्धांत की, तो आर्टिकल 40 बोलता है कि आपने ग्राम पंचायतों का गठन करना है और उन्हें स्वशासन, बेसिकली सेल्फ गवर्नमेंट की एक यूनिट के रूप में इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए सक्षम बनाना है। क्लियर हुआ। इसी के लिए आप क्या करते हो, इसी के लिए सरकार ने बाद में जाकर के क्या बनाया, विलेज पंचायत बनाई, जिसमें कि आपके पास पंचायती इलेक्शन करवाए जाते हैं। ठीक है जी। और पंचायती इलेक्शनों में होता क्या है, आम लोगों की आवाज़ के लिए, ठीक है, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी लेकर के चलेगी। लेकिन इसके लिए आपने, सरकार ने इसको संविधान में डालने के लिए संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो सरकार ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, कब किया, 1992 में। क्लियर हुआ। ये मेरे से लिखा नहीं जा रहा, लेकिन सुन लो इसको। उसके बाद अगला अनुच्छेद बोलता है 43, ये होता है जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें कॉटेज इंडस्ट्रीज सेटअप करो, उनको बढ़ावा दो करके। क्लियर हुआ। तो ये भी गांधीवादी प्रिंसिपल है। आर्टिकल 43 बोलता है कि हमने ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी है, सहकारी समितियां बनानी है, को बढ़ावा देना है। जैसे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने सुना होगा, अमूल जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, अमूल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो पूरी दुनिया में नाम है उसका। क्लियर हुआ। तो ये क्या हुआ, गांधीवादी सिद्धांत है। अमूल में भी क्या हुआ, जो जिन गाँव के लोगों को बेसिकली कोऑपरेटिव है ना जी। अच्छा जी, अगला बात करते हैं 47 की। ये बोलता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों के लिए, जैसे शराब हो गया, कोई दवाएं, नशीली दवाएं हैं, उनका सेवन जो बैन होना चाहिए। तो ये भी गांधी जी के ही सिद्धांत से मिलता है, उसको गांधीवादी प्रिंसिपल बोलते हैं। आर्टिकल 48 बोलता है कि गायों को, बछड़ों को और अन्य दुधारू पशुओं का वध नहीं करना है, उनको नहीं मारना है। तो एनिमल किलिंग नहीं करनी है भाई तुमने। क्लियर हुआ। तो काउ स्लॉटरिंग नहीं करनी है, उसको आर्टिकल 48 में गांधी जी ने ये बात कही। गांधी जी बेसिकली इनके खिलाफ थे। तो ये जो प्रिंसिपल जो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया आर्टिकल 48 में, इसको हमने गांधी से रिलेट करके गांधीवादी सिद्धांत के अंदर रख दिया। अब ये सारी बातें गांधी जी से रिलेट करती है, इसलिए इनको गांधी सिद्धांत बोलते हैं। अब तीसरा स्तंभ जो था आपके उदार बौद्धिक और बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल, इसको बोलते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब इसमें आर्टिकल 44, अब जितने भी दोस्तों धर्म है, उन समस्त धर्मों के नागरिकों का जो
नागरिक संहिता है ना, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब जिसको बोलते हैं यूसीसी, बहुत फेमस है आर्टिकल 44, यूसीसी स्टैंड्स फॉर आर्टिकल 44। देखो सेम सेम होना चाहिए ना, सब आर्टिकल 44 ही बहुत बार पेपर में आता है, आर्टिकल 44 और 40 भी बहुत बार आता है, विलेज पंचायत वाला। तो आर्टिकल 44 ये बोल रहा है कि आपने करना क्या है, आपने यूसीसी लागू करना है। अगर मैं बात करूँ एज ऑफ नाउ दिसंबर 2025 में हम, तो अभी तक जो उत्तराखंड है रिसेंटली, यूके जिसको उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड ने यूसीसी अपने यहाँ पे लागू करवा दिया है। क्लियर हुआ। और एक आपके पास गोवा है, गोवा ने ऑलरेडी पहले से लागू करवाया हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद यूके जो थी, उत्तराखंड है जो है वो पहला राज्य बना जिसने अपने यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। गुजरात अभी प्रोसेस में, जब करेगा तब बता देंगे। क्लियर हुआ। लेकिन उत्तराखंड का करंट में, इसलिए इसको भी याद रखना है। अब सब स्टेट में नहीं करवा के रखा हो, क्यों? देखो अगर तुम आज मैं बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ, तो अगर तुमको लग रहा है कि हिमाचल के लोगों को लग रहा है कि हमको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए और हम जा करके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और क्योंकि उत्तराखंड ने लागू करवाया तो हम भी लागू करवा लेंगे, भाई नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ लिया आर्टिकल 37 जो ये बोल रहा था कि ये न्याय संगत नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है। तो कानून तो छोड़ो, तुम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते तुम, ठीक है, इनको लागू करवाने के लिए, वही था नॉन जस्टिसेबल। अच्छा जी, जब सरकार की मर्जी होगी तब सरकार कर देगी इसको। इसके बाद आर्टिकल 48 ये बोल रहा है कि आपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, सुधार करना है, वन लगाने हैं भाई साहब, वन्य जीवों की रक्षा करनी है। अब इसका इम्प्लीमेंट वर्जन क्या है आपके पास? फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, ठीक है, अपने पास फॉरेस्ट एक्ट हो गया 1988 का। उसके बाद फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की। उसके बाद आपके पास एक आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है ना, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्या है वो सारे इसके अप्लाइड वर्जन है, ठीक है। ये संविधान में लिखा गया था, इसको लागू करने के लिए आपने ये कानून बना दिए। तो बेसिकली उसका देखो अगला आर्टिकल 49 है, ये बोलता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, स्थानों को और वस्तुओं का संरक्षण करना। ऐसा नहीं तुम ताजमहल में गए और खोद के लिख दिया कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लिख दिया और लिख दिया बेवफा है, ठीक है, वैसा नहीं करना है आपको। अपने जितने भी स्मारक हैं उनकी क्या करनी है तुमको? उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उन स्थानों की रिस्पेक्ट करनी है, उन वस्तुओं की रिस्पेक्ट करनी है, उनका प्रिजर्वेशन करनी है। जैसे कि ये कौन सा है? ये स्तूपा है ना, बुद्ध धर्म में होता है ना स्तूपा, जैसे ये हर्मिका है, वेदिका, फिर ये तोरना होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कभी कल्चर में जा करके, लेकिन तुमको ये प्रोटेक्ट करना होता है ना। जितने भी स्मारक है, चाहे आपका ताजमहल है, चाहे आपका ये बौद्ध मठ हैं, कोई भी है ना, कोई बड़े बड़े मंदिर हैं, उनका तुमने क्या करना है? उनको प्रोटेक्ट करना है। क्लियर हुआ। अगला आर्टिकल आता है 50। आर्टिकल 50 बोलता है कि राज्य के जो लोक सेवाएं हैं, जिसमें कि आपकी जुडिशरी न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, ये अलग अलग काम करेंगी। क्लियर हुआ। तो राज्य में ऐसा नहीं है 50% काम ये करें 50% ये करें, तो इनके काम के बीच में बंटवारा होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव कर रही है, एग्जीक्यूटिव काम जुडिशरी कर रही है, तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है? आर्टिकल 50 बोल रहा है कि भाई 50-50 करेंगे काम। क्या करेंगे? काम जो है 50-50 करेंगे। न्यायालय वाले भी अपना काम देखेंगे, हम भी अपना काम अलग से देखेंगे। और इसके बाद लास्टली वी हैव आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस और प्रोटेक्शन या सुरक्षा के लिए हमने क्या करना है? बढ़ावा देना है। रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तुम जा करके डायरेक्टली किसकी साइड हो जाओगे? रशिया की साइड? नहीं भाई, आपने बोलना है कि भाई साहब तुम भी आओ, तुम भी आओ, और बातचीत से क्या करो? सॉल्व करो। क्लियर हुआ। बातचीत से काम जो है अपना निपटाओ। क्लियर हुआ। लेकिन हमने तो ऑपरेशन सिंदूर भी किया, लेकिन हम लोग दोस्तों वो देखेंगे कि वी आर सॉवरेन स्टेट। अगर हमारे ऊपर तुम फालतू में उंगली करते रहोगे, ठीक है, हमारे लोगों को निहत्थे और जिनको कहते हैं कि बेकसूर लोगों को आकर के मारोगे हमारी स्टेट में आकर के, तो हम चुप नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हम क्योंकि एक सोवरेन स्टेट भी हैं, तो हम अपने एक्शन लेंगे, अपनी मर्जी से लेंगे और प्रोएक्टिव तरीके से लेंगे। तुमको बताएंगे, घर में घुस के मारेंगे, तो वो भी पढ़ेंगे उसको, है ना, वो भी किया हुआ है। तो वो बिल्कुल अति में, ठीक है, जब अति हो जाए तब करना पड़ता है। चलिए जी, नेक्स्ट वी हैव संशोधन। संशोधनों का माध्यम से विकास। अब देखो यार, सारे जो डीपीएसपीज थे, वो जो आज तुम 2025 में बैठे हो, तुमको बहुत से डीपीएसपीज में जैसे ए बी बी ए ये देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डीपीएसपीज हैं दोस्तों, ये बाद में लागू किए हैं। जैसे कि 38 में आपने कुछ चीज़ और ऐड की, तो आपने क्या किया? आपने या तो कोई चीज़ नई ऐड की, या फिर आपने क्या किया? कुछ जो ऑलरेडी आपके डीपीएसपीज थे उसमें थोड़ा सा तुमने उसका काम थोड़ा सा बढ़ा दिया या काम बदल दिया। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें संविधान में जो भी चेंज करोगे तो आप क्या करोगे? संशोधन करोगे, अमेंडमेंट करोगे। तो आपने जो डीपीएसपीज में पहला अमेंडमेंट किया, वो किया था आपने 1976 में, और वो था 42nd अमेंडमेंट, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें इतने ज़्यादा फेरबदल किए कि इसको छोटा संविधान भी कहा जाता है। क्लियर हुआ। अब इसमें ऐड क्या किया आपने? आर्टिकल 39A ऐड किया, जिसमें आपने बोला कि फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए गरीबों को। आर्टिकल 43 ऐड किया, जिसमें बोला कि आपने श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करवानी है कार्यक्रम में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 48 ऐड किया ए, जिसमें बोला कि पर्यावरण संरक्षण करना है। भाई साहब, ये सारे आर्टिकल तुमने ऐड किए कब? भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976। उसके बाद आपने करते हैं अगला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 44, ठीक है, जो 1978 में होता है।
और ये आपके पास दोस्तों यही बोलता है कि आर्टिकल 38 जो ऑलरेडी 38 था, जिसमें ये बात चली आपके पास, इसने बोला कि हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल 38 की थोड़े से इसको बढ़ाएंगे। तो हमने जितनी भी जो अपने पास इनकम की इनइक्वालिटीज़ है ना, उनको हमने कम करना है। क्लियर हुआ? तो इनकम इनइक्वालिटीज़ को कम करेंगे। कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? 38। तो हमने इसका काम बढ़ा दिया थोड़ा सा और 38 का। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2002 में। ये बोल रहा है कि हमने 45, अब होता ही है दोस्तों कि 2002 में एक काम हम ये करते हैं कि हम जो शिक्षा का अधिकार है उसको उसको फंडामेंटल राइट बना देते हैं आर्टिकल 21A में। अब जब शिक्षा का अधिकार ऑलरेडी फंडामेंटल राइट बन चुका है, तो आप क्या करोगे? आपके पास ये अनुच्छेद तो 45 पड़ा हुआ है, जिसमें कि ये लिखा गया था कि सब बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करोगे? शिक्षा दोगे। अब आपने ये जो 6 से 14 साल का जो क्लॉज इसमें लिखा गया था, उसको आपने बना दिया फंडामेंटल राइट। तो अब क्या करोगे? अब बोलोगे कि यार 45 में ना थोड़ा और चेंजेस करते हैं, क्योंकि 6 से 14 साल बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और अर्ली चाइल्डहुड केयर और उनके एजुकेशन पे काम करते हैं। तो इसके लिए सरकार क्या बोलेगी कि हम क्या करते हैं? आंगनवाड़ी खोलते हैं। क्लियर हो? तो आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आ रहा है, इस अनुच्छेद। तो आपने इसकी सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया बाद में जा करके। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है आपके पास 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 का। इसमें अपने सहकारी समितियाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की बात की, जिसको आर्टिकल 43B में रखा। अब बात आती है, देखो जब संविधान लागू हुआ या फिर डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स जब लागू लोगों को मिलना स्टार्ट हुए, तो एक्चुअल में सरकार जो थी और जुडिशरी के बीच में लड़ाई स्टार्ट होगी, क्योंकि सरकार चाहती थी कि हम जो है वो लोगों से जो थे, देखो सरकार सबसे पहले चाहती थी कि हम क्या करें? हम लैंड रिफॉर्म्स करें, भू सुधार कानून लाएं, क्योंकि बहुत से हमारे इंडिया में भूमि जो थी वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, है ना। असमानता थी बहुत ज़्यादा भूमि में। कोई बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, और बेचारे कई ऐसे लोग थे जिनके पास जो लैंडलेस थे, जिनके पास बिल्कुल ही लैंड नहीं थी। ठीक है? तो सरकार ने बोला कि मुझको ना ये इन लैंडलॉर्ड से ज़मीन ले लेके इन के बीच में बांटनी है। क्लियर हुआ? तो इसको बोला कि लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, कि एक तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन लैंडलॉर्ड्स के ऊपर एक सीलिंग लगानी पड़ेगी कि यार तुम ना इतने से ज़्यादा तुम मान लो कि तुम ना कुछ एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा या सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा वो नहीं रख सकते, लैंड नहीं रख सकते। अगर उससे ज़्यादा हुई तो तुम्हारी लैंड हम ले लेंगे। लेकिन तुमको पता है कि ये बात कर रहा हूँ मैं 1950s की। ठीक है? उस समय तो आपको पता है कि एक आपके पास का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार था। कौन सा मौलिक अधिकार था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का मौलिक अधिकार। अगर मान लो कि सरकार चाहे तुमसे ये राइट छीने, तुम्हारी प्रॉपर्टी ले, तो भाई तुम उठ करके सुप्रीम कोर्ट भागोगे, बोलोगे भाई साहब देखो देखो हमारा तो फंडामेंटल राइट है और ये सरकार ले रही है। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा सरकार को? कि तुम फंडामेंटल राइट को भाई हाथ में नहीं लगा सकते। ठीक है? क्योंकि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल थे, इसलिए तुम चले गए सुप्रीम कोर्ट। ये डीपीएसपीज ठहरे। ठीक है? डीपीएसपीज में तो जस्टिसेबल नहीं होते। तो ये दिक्कत सी क्रिएट होना स्टार्ट हुई। ठीक है? जब भी दिक्कत क्रिएट होती है दोस्तों, तो आप क्या देखोगे? देखो मैंने कहा ना ये जस्टिसेबल है, फंडामेंटल राइट है, जस्टिसेबल है। तो अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो तुम सुप्रीम कोर्ट भागोगे, और अगर तुम्हारे ये नॉन जस्टिसेबल है तो सरकार को दिक्कत सी क्रिएट होने लगी। दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई बहुत ज़्यादा। अब देखो प्रधानता दें तो दे किसको? इसको ज़्यादा माने, इसको ज़्यादा माने, तो इसके लिए होते हैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस। ठीक है? केस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों पहला केस आता है चंपकम दोराई राजन केस, साल था 1951। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी के बीच भी टकराव में मौलिक अधिकार जो हैं वो अधिकार ही मान्य होंगे। इसने बोला फंडामेंटल राइट वुड प्रिवेल ओवर डीपीएसपी। तो बोला फंडामेंटल राइट ऊपर रहेंगे भाई डीपीएसपी है ना। तो फंडामेंटल राइट को ऊपर बताया डीपीएसपी से, कि अगर सरकार चाहे कि डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना है तो सरकार फंडामेंटल राइट को नहीं चढ़ेगी, वो ऊपर है। क्लियर हुआ? फिर सरकार फिर पंगे करेगी बीच में कुछ। ठीक है? देखो ये एक्शन हो गया तो सरकार कुछ रिएक्शन करेगी। उसके बाद एक और केस आता है दोस्तों, वो होता है गोलकनाथ केस 1967। फिर से सरकार क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना है कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती। फिर वही बताया कि आप ना फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकते भाई, सिंपल सी बात है। सरकार को बोला कि तुम फंडामेंटल को सैक्रोसेंट नेचर के हैं, तुम उनको छू नहीं सकते हो। ठीक है? संसद फिर क्या करेगी? एक्शन हुआ तो संसद भी चुप तो बैठेगा नहीं, तो रिएक्ट करेगा। तो उसने देखो गोलकनाथ गोलकनाथ के फैसले को पलटने के लिए संसद में 24वां और 25वां संशोधन पारित हुआ। 25वें संशोधन में कहा कि अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 को प्रधानता दी। तो देखो ये बेसिकली सरकार ने कहा, इसने एक्ट किया, सरकार ने अमेंडमेंट ले दिया, और अमेंडमेंट में बोला कि हम जो भी करेंगे तुम हमको छू नहीं सकते। क्लियर हुआ? जब भी हम अनुच्छेद 39C को लागू करेंगे तो तुम्हारा जो ये इक्वालिटी का राइट है ना और 19 का राइट है, इसको कोई मतलब वो नहीं होगा। ठीक है? ये ज़्यादा क्या होगा, ये वायलेट नहीं होगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। और जो सरकार ने इन्होंने कहा कि जो हमने फैसला ले लिया वो जुडिशियल रिव्यू में भी नहीं आएगा।
अब ये दिक्कत क्रिएट होगी भाई, ठीक है, ना तुम चैलेंज कर, ना उसको चैलेंज हो सकता, मतलब इसका ये हुआ। फिर उसके बाद फिर से अगला केस आता है, कौन सा, 1973 का केशवानंदा भारती केस। ये भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस है, केशवानंदा भारती केस। इसके बाद आपकी पूरा संविधान का मतलब बेसिकली प्रारूप ही बदल सा गया। क्लियर हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के, अब उन्होंने कहा था कि फंडामेंट आपने क्या करना है, हम जब भी कोई कानून लाएंगे जिसमें कि 39 बी और सी को लागू करेंगे तो 14 और आपके पास क्या बोला था उन्होंने, आर्टिकल 49 जो समानता का अधिकार है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 19 में, ठीक है, ये प्रधानता रहेंगी इसके ऊपर। सरकार ने बोला ठीक है भाई, तुम्हारा ये क्लॉज मान लिया, लेकिन तुमने दूसरा क्लॉज डाला हुआ इसमें कि अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो कोई भी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बोले यार पागल हो गया तुम लोग। सरकार ने बोला कि हम केशवानंदा भारती केस में सरकार ने बोला कि अब ला रहे हैं हम एक बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। इस बेसिक स्ट्रक्चर में ये है कि ये तो संविधान का एक बेसिक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिक का स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमने कुछ चीज़ें जो है सरकार ने लिख करके दे दी और बोला कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कि अगर तुम कोई कानून ला रहे हो और कानून हमें लग रहा है कि गलत है और तुम बोल रहे हो कि तुम चेक भी नहीं कर सकते कि गलत है सही है, बोले तुम जुडिशियल रिव्यू को क्या बोल रहे हो, तुम जुडिशियल रिव्यू नहीं करने दे रहे हो। और मैं बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और सुनो, जो फंडामेंटल राइट है ना वो भी बेसिक स्ट्रक्चर ही है। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने कहा कि कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है, तुम करो, मौलिक अधिकार को कहा कि तुम संशोधन करो, लेकिन ये बात याद रखना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसको कोई आँच नहीं पहुँचनी चाहिए। क्लियर हुआ। तो इस सरकार को हिदायत दी भाई सुप्रीम कोर्ट। अगला केस फिर हुआ, इस केस का नाम है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। ये अंतिम और निर्णायक दोस्तों फैसला था। अब सुप्रीम कोर्ट भी थक गया यार कि आप फंडामेंटल राइट को बचाओगे कि डीपीएसपी को बचाओगे। यहाँ पे भी तुमने लोगों की भलाई करनी है, तो यहाँ पे कुछ जो आपके पास फंडामेंटल राइट है वो आड़े आ रहे थे। क्लियर हुआ। तो आपको इसी बीच पता होगा कि आपने ये फंडामेंटल राइट में एक प्रॉपर राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ा था, ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी आपका मौलिक अधिकार था। संविधान ने क्या किया कि आर्टिकल 44 लाए और 1978 में आर्टिकल 44वां 44 संविधान संशोधन लाए और ये राइट टू प्रॉपर्टी हटाया, इसको हटा ही दिया वैसे करके संविधान से। फिर सरकार के पास फिर केस गया होगा कि अब क्या, तो सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, क्योंकि सरकार यहाँ बोल के हट चुकी है कि आप फंडामेंटल राइट को नहीं छेड़ सकते। देखो ये फंडामेंटल राइट को नहीं छेड़ सकते, सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करो ना, जो ये मौलिक अधिकार है ना, बेसिकली मौलिक अधिकार भी हो गए और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये दोनों बेड रॉक हैं भाई, ठीक है, दोनों के बीच में बैलेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। तो मौलिक अधिकार और निर्देशीय तत्वों के बीच में संतुलन, ठीक है, ये बेड रॉक है, आधारशिला है, ये हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा नहीं कि ये बड़ा ये छोटा है, दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाएंगे, किसी को पूर्ण को प्रधानता नहीं दी जाएगी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये बेड रॉक स्ट्रक्चर, दोनों बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये कब हुआ, ये मिनर्वा मिल्स में, जब थक के बोला। क्लियर है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे भी ना कोई भी आपके पास बेसिकली कोई चीज़ है संविधान में लिखी गई है, तो उसके ऊपर बहुत से हमारे जैसे संविधान निर्माता थे उनकी टिप्पणियाँ रही हैं। जैसे कि संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आए, तो अंबेडकर जी ने इसके ऊपर क्या कहा, तो अंबेडकर जी ने इनके ऊपर कहा कि ये देखिए संविधान के एक क्या है, एक नोबल फीचर है संविधान के, ठीक है। तो डीपीएसपी को संविधान के नोबल फीचर बताने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी। और संविधान की आत्मा, अंतरात्मा, ठीक है, तो संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा देने वाले व्यक्ति थे ग्रैनविल ऑस्टिन। उसके बाद इसको कहा गया, सुनो, एक व्यक्ति थे, इनका नाम है प्रोफेसर केटीसा। केटीसा जी कहते हैं कि ये ना एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा पर देगा, ठीक है, अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक, कि ये वह चेक है जो बैंक को लगे ना कि उसको अब देना, पैसा है उसके पास तब देगा जा करके, ठीक है। तुम जा करके चेक लेके चले गए तब नहीं देगी सरकार, बैंक बेसिकली वो चेक, जब बैंक के पास पैसा का तब देगा, जब तुमको ज़रूरत तब नहीं देगा। इट मीन्स ये बात कर रहे हैं किसकी, नॉन जस्टिसेबल नेचर की बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं ना ये। क्लियर हुआ। हाँ, तो ये सारे जितनी भी टिप्पणियाँ की गई किसी विशेषज्ञों के द्वारा किसी भी उसके ऊपर, ये तुमको पता होनी चाहिए। और लास्ट में देखो ये क्वेश्चन है कुछ, अब इनको तुम प्रैक्टिस करो, मैं पॉज कर लेना वीडियो को, प्रैक्टिस करना, मैं एक अलग से वीडियो भी ले आऊँगा इसके ऊपर, अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। क्लियर हुआ। तो इस पॉज करो, इसको सॉल्व करो, अगर तुमसे क्वेश्चन लग रहे हैं इट मीन्स हम कामयाब रहे अपने मकसद में। क्लियर हुआ। तो दिस इज डेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम पे मिल जाएगी तुमको, ज्वाइन कर लेना, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।